Hello dear TYBSC. So in the last lecture we have learned the complement pathway, we have seen the coagulation system, we have also learned the phagocytosis process, and this is the last point of the chapter, which is innate immunity. Here we are going to see the last point, which is inflammation. So inflammation is nothing but it is a response towards the any external stimulus or the internal stimulus, so that the body cells, immune cells, or any body cells gets activated. They either eliminate that pathogen or the antigen, or they either activate the body's mechanism of repair. So what happens is that whenever the injury is there, any type of internal or external injury is there, or any type of pathogen attack is there, our body gets activated. How it gets activated? Due to some signals. Now what is this signal? It is inflammation. Inflammation एक टाइप का सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है, सिग्नलिंग नॉट मॉलिक्यूल, इट इज़ अ टाइप ऑफ सिग्नल जो बॉडी को अलर्ट करता है कि कुछ तो अटैक हुआ है बॉडी में, कुछ तो भी कुछ तो भी पैथोजन ने अटैक किया है, कुछ इंजरी हुई है. सो नाउ आवर बॉडी सेल्स प्लीज़ गेट एक्टिवेटेड, कम टू दैट प्लेस, उसको रिपेयर करो या उस पैथोजन को एलिमिनेट करो. दिस इज़ द मेन फंक्शन ऑफ इन्फ्लामेशन. सो इन्फ्लामेशन को अगर साइंटिफिकली डिफाइन करें, इट इज़ द रिएक्शन ऑफ वैक्यूलराइज्ड लिविंग टिश्यू टू द लोकल इंजुरी. इट इज़ द सीरीज ऑफ वैस्कुलर एंड द सेलुलर रिएक्शंस एमिंग टू प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट द इंजरियस एजेंट. तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में कहे तो एक ऐसा रिएक्शन है जो हमारी जो टिश्यू होती है उस पे अगर कुछ लोकल इंजरी हो, उस टिश्यू पे कुछ इंजरी हो, तो उसके लिए कुछ रिएक्शन होता है, जिससे क्या होगा, कुछ तो वैस्कुलर और सेलुलर चेंजेस होंगे, ब्लड वेसल में चेंजेस होंगे, सेल्स में कुछ चेंजेस होंगे, या उनमें कुछ हलचल होंगी, जिससे कि वो माइग्रेट वगैरह होंगे टू द अटैक साइट, और वहाँ पे वो उसको एलिमिनेट करेंगे और ऐसे हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करेंगे. तो इन्फ्लामेशन इज नथिंग, इन शॉर्ट इट इज़ अ सिग्नल. तो दो टाइप के इन्फ्लामेशन प्रोसेसेस होती है, लाइक इट इज़ एक्यूट और इट इज़ क्रोनिक. नाम में ही है, एक्यूट जो होता है इट इज़ अ रैपिड रिस्पॉन्स, मतलब अटैक हुआ नहीं कि रिस्पॉन्स आ जाता है, विच इज़ एक्यूट रिस्पॉन्स, और वो थोड़ा सा शॉर्ट होता है, लाइक थोड़ी ही देर में वो रिस्पॉन्स ख़त्म हो जाता है, इन्फ्लामेशन वो ख़त्म हो जाता है. फॉर एग्जांपल फीवर वगैरह आपको पता है, वो इमिडिएटली होता है, फ्यू आवर्स में या फ्यू डेज़ में वो ख़त्म हो जाता है. और क्रोनिक की बात करें तो वो लॉन्ग लास्टिंग होता है और थोड़ी देर में रिस्पॉन्ड करना शुरू हो जाता है. लाइक पेन जो है वो इमीडिएटली नहीं होता, स्वेलिंग भी थोड़ी देर में रिस्पॉन्ड करने लगती है, और वो थोड़े लाइक ज़्यादा दिनों तक रहता है, कभी कभी वो डेज टू ईयर्स तक रहता है, और क्रोनिक कभी कभी डेडली भी होता है. तो अब इन्फ्लामेशन की बात करें तो वो क्यों होती है, इन्फ्लामेशन क्यों कॉज होता है. इन्फ्लामेशन कॉजेज ड्यू टू दी लिविंग इरिटेंट्स, लाइक कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो, लाइक बैक्टीरिया हो, वायरसेस हो, पैरासाइट्स हो, फंगाई हो. इफ़ दे ट्राइज टू इन्वेड आवर बॉडी, देन इट लीड्स टू इन्फ्लामेशन. नॉन लिविंग इरिटेंट्स की बात करें तो दे में बी केमिकल, फिजिकल और मैकेनिकल. इंजरी हो या कुछ चेंजेस हो बॉडी में, कुछ हमारे इनर बॉडी में कुछ अगर ट्यूमर्स फॉर्म हो, या फिर कुछ सेल डैमेजेस हो, इट लीड्स टू द इन्फ्लामेशन. इवन एंटीजेंस वी नो दे लीड टू द इन्फ्लामेशन. और साइंस और द कार्डियल साइंस ऑफ इन्फ्लामेशन, मतलब इन्फ्लामेशन हुआ है ये कैसे पता चलेगा, या इन्फ्लामेशन होने के बाद क्या होता है. तो आप अगर कोई डिसीज़ हुआ आपको, या फिर आपने कभी वैक्सीनेशन ली होगी, तो मतलब ली ही होगी वैक्सीनेशन आपने बचपन में, तो वैक्सीनेशन लेने के बाद फीवर आता है, और इवन किसी को उस जगह पे स्वेलिंग होती है, रेडनेस होती है, एंड इवन पेन भी होता है. सो ये सब क्या है, ये सब है कि हमारे बॉडी में इन्फ्लामेशन हुआ है, मतलब हमारे बॉडी ने हमारे बॉडी सेल्स को जो है सिग्नलिंग किया है कि अभी वो एक्टिव हो जाए. ये सब जो होता है वो हमारे बॉडी पे विजिबल फॉर्म में, या हम उसको फील कर सकते हैं ऐसे फॉर्म्स में, लाइक हमें पेन होगा, हमें स्वेलिंग होगी, हमें फीवर होगा. दिस इज़ ऑल द साइंस ऑफ द इन्फ्लामेशन, कि हमारे बॉडी ने इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स जनरेट किया है. तो ये जो साइंस है, इट मे बी, अभी इनको कुछ लैंग्वेजेस में नाम भी दिया गया है, लाइक रेडनेस इज कॉल्ड एज रूबर, ट्यूमर इज लीड्स टू इज कॉल्ड एज स्वेलिंग,
कैलर मीन्स हीट एंड डैलर मीन्स पेन, और इसके अलावा एक और है विरकाउ विच मीन्स लॉस ऑफ फंक्शन. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स, यू नीड टू लाइक रिमाइंड देम इन योर ब्रेन, बिकॉज ये सब साइंस जो है ये एक कार्डियल साइंस है जो इमिडिएटली हमें दिख जाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि इन्फ्लामेशन हुआ है बॉडी में, या हमारे बॉडी सेल्स को पता चलता है इन्फ्लामेशन हुआ है. तो क्या होता है ये, अब क्यों होता है, पेन क्यों होता है, स्वेलिंग क्यों होती है, इवन फीवर क्यों आता है. तो ये सब क्या होता है, जब हमारे बॉडी में कुछ एंटीजन आए या फिर हमारे टिश्यू को कुछ डैमेज हो, वो जो डैमेज होता है सेल या फिर जो भी माइक्रोब होते हैं वो कुछ साइटोकाइंस कुछ केमोकाइंस वगैरह रिलीज़ करते हैं. तो उससे क्या होता है, हमारे जो सेल्स है वो एक्टिवेट हो जाते हैं, हमारा ब्लड फ्लो का जो है ना चेंजेस हो जाता है. हमारा ब्लड फ्लो, हमारे जो वैस्कुलर लाइनिंग होती है ब्लड वेसल्स की, वो जो लाइनिंग होती है उसमें जो एंडोथेलियल सेल्स होते हैं वो भी थोड़ा अपना चेंज करते, कुछ गैप्स वगैरह जनरेट करते, परमेबिलिटी इंक्रीज करते, जिससे हमारा ब्लड का जो प्लाज्मा पार्ट है वो एंटर हो जाए टिश्यू में, और टिश्यू से वो साइट ऑफ इंजरी में पहुंच जाए. तो ये होने की वजह से हमारे जो बॉडी प्लाज्मा में जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं, WBCs होते हैं, वो भी ट्रैवल करते टू द साइट ऑफ द इंजरी और द साइट ऑफ द इन्फेक्शन. तो ये सब होने के वजह से अभी वो जो सेल्स है वो भी कुछ केमिकल्स वगैरह रिलीज़ करते हैं, जिससे अभी ब्लड फ्लो का इंक्रीज़ होता है वहाँ पे जहाँ पे इंजरी हो वहाँ पे, उसकी वजह से स्वेलिंग आ जाती है, फीवर आ जाता है, बिकॉज फ्लो इंक्रीज़ हो तो हीट जनरेट होता है. देन अगर बात करें रेडनेस की, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होने की वजह से उस जगह पे रेडनेस आ जाती है. देन वहाँ पे ल्यूकोसाइट्स वगैरह पहुँच जाती है, तो वहाँ पे पेन भी होता है, बिकॉज वो कुछ फैक्टर रिलीज़ करते हैं. तो यही सब चीज़ों की वजह से कार्डियक साइंस दिखते हैं इन्फ्लामेशन में. तो इन्फ्लामेशन जैसे कि मैंने आपको बताया क्रोनिक होता है या तो फिर एक्यूट होता है. देन कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, तो इन्फ्लामेशन जो है अगर हुआ तो फिर कुछ इवेंट्स होते हैं, लाइक कुछ चीज़ें होती है हमारे बॉडी में, कुछ चेंजेस होते हैं. तो क्या होता है, वैसो डायलेशन ड्यू टू द रिलीज ऑफ द वैसो एक्टिव सब्सटेंसेज फ्रॉम द डैमेज टिश्यू इंक्लूडिंग द हिस्टामाइन, ब्रैडिकाइनिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, that causes the narrow blood vessels in the tissue to expand, allowing more blood to reach the injured tissue. For this reason the inflamed area turns red and becomes hot. तो जैसे कि मैंने आपको बताया, क्या होता है जब हमारे बॉडी में कुछ इंजरी हो तो वो जो सेल्स होते हैं ना, डैमेज सेल्स, वो कुछ मॉलिक्यूल्स रिलीज़ करते हैं, वो ब्रैडिकाइनिन उनको कहा जाता है. और अगर कुछ माइक्रोब भी रिलीज़ हो तब भी मैंने आपको सिखाया था कि पैम्प्स, जो माइक्रोबियल एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको पैम्प्स बोला जाता है. वो लिपोपॉलीसैकेराइड वगैरह आपने देखा था, हमने देखा था. तो वो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनसे क्या होता है, मैक्रोफाजेस वगैरह अट्रैक्ट होते हैं, आपको पता है. तो वो मैक्रोफाजेस और डेंड्राइटिक सेल हो वो अट्रैक्ट होते हैं, वो जाके बाइंड होते हैं. इसके अलावा ये जो टिश्यू होते हैं, डैमेज सेल्स हो, टिश्यू हो, वो रिलीज़ करते हैं ब्रैडिकाइनिन. कनेक्टिव टिश्यू हमारे, तो वो ब्रैडिकाइनिन रिलीज़ करते हैं. और वो ब्रैडिकाइनिन क्या करता है, वो मास्ट सेल जो है, जो हमने नहीं सीखा है बट वो बहुत इंपॉर्टेंट सेल है, जो मास्ट सेल है, MAST मास्ट, वो सेल एक्टिवेट हो जाता है. वो क्या करता है, वो मास्ट सेल जो है उसमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं जो बहुत टॉक्सिक टाइप्स ऑफ माइक्रोब के लिए या टिश्यू के लिए वो टॉक्सिक होते हैं. तो ये जो मास्ट सेल होते हैं उन डीग्रैनुलेट हो जाते हैं, वो थोड़े ग्रैन्यूल्स जो है वो रिलीज़ करते हैं अपने, और वो ग्रैन्यूल्स एज इन सिग्नल के जैसे एक्ट करते हैं. वो ग्रैन्यूल्स जाके हमारे जो एंडोथेलियल सेल्स होते हैं, जो ब्लड वेसल के सेल्स होते हैं, उस पर जाके बाइंड होते हैं. वो ब्लड वेसल के जो एंडोथेलियल सेल है वो वैसोडाइलेशन करते हैं, मतलब सेल जो है ब्लड वेसल है जो वो एक्सपांड करते हैं. उसको एक्सपांड करने के बाद, अब मैं आपको ये डायग्रामेटिकली दिखाती हूँ. हमारी जो हमारे जो ब्लड वेसल है, नॉट गेटिंग द, एक सेकंड, जो हमारे ब्लड वेसल्स है आपको पता होगा उसकी जो लाइनिंग होती है विच इज़ मेड अप ऑफ दी एंडोथेलियल सेल्स. तो हमारे जो ब्लड वेसल्स होती है, ओके, जो आई एम नॉट गेटिंग द पेन. सो ये जो ब्लड वेसल्स होती है, लाइक दे आर मेड अप ऑफ द सेल्स, यू कैन सी द लाइनिंग हियर. तो यहाँ पे कुछ सेल्स होती है जिससे वो बने होते हैं.
तो कोई भी एंडोथेलियल सेल हम उनको कहते हैं. सो लाइक दिस दे आर मेड अप ऑफ दिस सेल्स. नॉट एबल टू ड्रॉ. लाइक दिस सेल्स की बनी होती है वो. एंड ये सेल क्या हो जाती है, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, लाइक वो थोड़ी छोटी हो जाती है और उनमें गैप्स जनरेट होते हैं, लाइक दूर दूर जाते हैं वो एक दूसरे से. सो वहाँ पे एक गैप जनरेट होता है. अब ये ब्लड हमारा फ्लो हो रहा है उसमें. सो ये ब्लड इन गैप से फ्लो होने लगता है. ब्लड में से जो प्लाज्मा पार्ट है, कलरलेस पार्ट, वो माइग्रेट होने लगता है टिश्यूज़ में. वो टिश्यूज़ में माइग्रेट होके जाता है साइट ऑफ. अब यहाँ पे अगर इंजुरी हो तो ये यहाँ पे पहुँच जाएगा. तो ये इंजरी के साइड पे पहुँच जाता है. एंड अगेन वहाँ से वो जो है हमारे जो ल्यूकोसाइट्स है, जैसे कि न्यूट्रोफिल्स हो, मोनोसाइट हो, ये दोनों सेल बहुत इंपॉर्टेंट है. ये दोनों सेल को वहाँ पे पहुँचाता है जहाँ पे इंजरी साइट है या जहाँ पे इंजरी हुई है, वहाँ पे ये सेल्स पहुँच जाती हैं. अब ये कौन करता है, ब्रैडीकाइनिन. ब्रैडीकाइनिन क्या करेगा, हमारे एंडोथेलियल सेल्स को थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट करेगा, उनमें गैप जनरेट करेगा और वहाँ से प्लाज्मा के थ्रू टिश्यू में से पास करके हमारे ल्यूकोसाइट न्यूट्रोफिल्स को पहुंचाएगा. तो यही ब्रैडीकाइनिन का काम है. अलॉन्ग विद दैट मास्ट सेल जो है वो हिस्टामाइन वगैरह भी सिक्रेट करता है, जो भी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स है टू अट्रैक्ट द ल्यूकोसाइट्स एंड इवन जनरेट द इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स. देन द इंक्रीज वैस्कुलर परमेबिलिटी, एज आई टोल्ड कि वो एंडोथेलियल सेल कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं एंड इसके वजह से ल्यूकोसाइट जो है, प्लाज्मा जो है वो रिलीज होता है और उससे हमारे ल्यूकोसाइट्स भी जनरेट होते हैं. उनको ल्यूकोसाइट एक्स्ट्रा वैसेशन भी बोला जाता है. सो नाउ द नेक्स्ट पॉइंट हियर इज मेडिएटर्स ऑफ द इन्फ्लामेशन. अब इन्फ्लामेशन किन के वजह से होता है, तो जैसे मैंने आपको बोला, मास्ट सेल जो है वो कुछ साइटोकाइंस या फिर ग्रैन्यूल्स रिलीज़ करते हैं जिनमें हिस्टामाइन प्रेजेंट रहता है, ल्यूकोमाइंस प्रेजेंट रहते हैं, या फिर कुछ फैक्टर्स प्रेजेंट रहते हैं जो इवन ब्रैडीकाइनिन इज़ अ टाइप ऑफ मेडिएटर है. ब्रैडीकाइनिन जैसे मैंने आपको बोला वो क्या करता है, कनेक्टिव टिश्यू से जो डैमेज टिश्यू है उससे आता है और वो जाके एंडोथेलियल सेल को जाके बाइंड करता है थ्रू द रिसेप्टर, और एंडोथेलियल सेल को वो कॉन्ट्रैक्ट करता है ब्लड वेसल के, और कॉन्ट्रैक्ट करके वो प्लाज्मा को रिलीज़ कर देगा. प्लाज्मा रिलीज़ होके प्लाज्मा के थ्रू हमारे जो मोनोसाइट्स है, हमारे न्यूट्रोफिल्स है, वो जाएंगे टू द साइट ऑफ द इंजरी या साइट ऑफ इन्फेक्शन, और वहाँ जाके फैगोसाइटोसिस करेगी या सिग्नलिंग करेंगे. फिर वहाँ से मैक्रोफाजेस भी आ सकते हैं. वहाँ पे मैक्रोफाजेस आएंगे, डेंड्राइटिक सेल आएंगे, वो भी अपना प्रोसेसिंग करेंगे, फैगोसाइटोसिस करेंगे, उससे साइटोकाइनिन्स रिलीज़ होंगी, इवन ट्यूमर निक्रोसिस फैक्टर्स जैसे फैक्टर्स रिलीज़ होंगे, और ये सब होने के बाद फैगोसाइटिक सेल्स वहाँ पे आके उस पैथोजन को एलिमिनेट करेंगे. यही होता है इन्फ्लामेशन का काम. एंड इवन साइटोकाइंस, देन देर इज़ अ प्रोडक्ट्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन पाथवे, जैसे हमने सीखा था C9 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्प्लीमेंट फैक्टर. देन देर आर लाइक प्लाज्मा प्रोटीन डिराइव्ड मेडिएटर्स, जो मैंने आपको सिखाया ल्यूकोसाइट्स वगैरह को इन्वाइट करने के लिए ब्रैडीकाइनिन वेरी इंपॉर्टेंट. सो अभी ये हुए मेडिएटर्स की बात. देन द मेजर इवेंट्स विच टेक्स प्लेस इन द इन्फ्लामेशन. अब क्या होता है, क्या चेंजेस होती है, मैंने शॉर्ट में वैसे आपको बताया ही है कि वैस्कुलर इवेंट्स होते हैं, सेलुलर इवेंट्स होते हैं. वैस्कुलर इवेंट्स मतलब ब्लड वेसल में कुछ चेंजेस होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया उसके एंडोथेलियल सेल्स में कॉन्ट्रैक्शन होने के वजह से, ब्रैडीकाइनिन के वजह से कॉन्ट्रैक्शन होने के वजह से प्लाज्मा जो है वो रिलीज़ होता है हमारे ब्लड वेसल में से, और वो टिश्यू में चला जाता है. टिश्यू में से वो साइट ऑफ इंजरी में पहुंच जाता है, और उसके साथ साथ हमारे न्यूट्रोफिल्स पहले पहुंच जाती है, और उसके बाद जो है मोनोसाइट भी वहाँ पे पहुंच जाएंगी, या मैक्रोफाजेस भी वहाँ पे पहुंच जाएंगे, और वो भी अपना काम करेंगे फैगोसाइटोसिस का. सेलुलर चेंजेस का भी यही है कि केमोटैक्सिस वगैरह होता है. जो भी डैमेज टिश्यू होते हैं ना, डैमेज सेल्स, वो भी उनको भी डैम्स बोला जाता है, डैट इज़ डैमेज एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स. तो वो क्या करते हैं, वो भी कुछ सेल को अट्रैक्ट करते हैं, लाइक मैक्रोफाजेस और डेंड्राइटिक सेल, वो भी अट्रैक्ट करते हैं. वो भी उनको वहाँ पे अट्रैक्ट करने की वजह से क्या होगा, वो पैथोजन को एलिमिनेट करने के लिए वो वहाँ पे पहुँच जाएंगे, वहाँ पे वो इनगल्फ करेंगे फैगोसाइटोसिस करके, एंटीजन हमारे बी और टी सेल को प्रेजेंट करेंगे. तो यही होता है वैस्कुलर इवेंट्स और द सेलुलर इवेंट्स. तो यही होता है. एंड देन जो
लाइक फैगोसाइटोसिस होने के लिए जो भी सेल्स वहाँ पे इकट्ठा होती है, वहाँ पे वो इनगल्फमेंट कुछ रिलीज़ वगैरह करेंगी, इसको इन्फ्लामेटरी फ्लूइड एक्जुकेटेट भी बोला जाता है। तो ये भी यहाँ पे फॉर्म होता है जहाँ पे सेल्स हो या फिर जो रिलीज़ हुए हो ब्रैडिकाइनिन जैसे फैक्टर्स हो या हिस्टामाइन जैसे फैक्टर्स हो, वो उनका एक एक्जुडेट फॉर्म हो जाता है। सो दिस इज़ द इन्फ्लामेशन। अभी मैंने आपको सिखाया कि वैसोडाइलेशन होता है, देन कैसे प्लाज्मा से ल्यूकोसाइट वगैरह, बस यही आपको रिमेंबर करना है कि सेलुलर इवेंट्स मतलब ल्यूकोसाइट और जो भी डब्ल्यूबीसीज हो जैसे कि न्यूट्रोफिल्स हो, मोनोसाइट्स हो, उनका रिलीज होना या फिर मैक्रोफाजेस भी हो, उनका रिलीज होना इज कॉल्ड एज द एक्स्ट्रावैसेशन, मतलब ब्लड वेसल से बाहर जाना फ्रॉम दैट गैप्स, इट इज़ नोन एज द सेलुलर इवेंट्स। एंड अगर हम बात करें वैस्कुलर इवेंट्स के, कन्फ्यूज मत हो जाना, वैस्कुलर इवेंट्स मीन्स कि वेसल, ब्लड वेसल में कुछ चेंजेस होना, वो क्यों होते हैं? रिमेंबर दिस वन इम्पॉर्टेंट फैक्टर, हिस्टामाइन एंड द ब्रैडिकाइनिन, ये दोनों भी ब्लड वेसल का कॉन्ट्रैक्शन करके जो है हमारे ब्लड वेसल में से प्लाज्मा रिलीज़ करते हैं और ल्यूकोसाइट्स रिलीज़ करते हैं। तो यही वैस्कुलर चेंज इम्पॉर्टेंट है। सो अभी नेक्स्ट पॉइंट आपके सिलेबस में जो दिया गया है, इट इज़ टोल लाइक रिसेप्टर। टोल लाइक रिसेप्टर का क्या रोल है इन्फ्लामेशन में? तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो PRPs है यानी कि पैथोजन एसोसिएटेड जो रिसेप्टर्स है या प्रोटीन्स है, जो हमारे मैक्रोफाज या डेंड्राइटिक सेल यानी कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स पे प्रेजेंट रहते हैं। तो ये जो सेल्स ये जो रिसेप्टर है टोल लाइक रिसेप्टर, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल, वो कहीं ना कहीं इन्फ्लामेशन में रोल प्ले करते हैं। अभी मैंने आपको सिखाया था इसका जो स्ट्रक्चर है, इट इज़, अभी ये थोड़ा डिटेल में नहीं आपको सीखने की ज़रूरत, फॉर योर जनरल नॉलेज, और आगे जाके आपको शायद ये होगा भी टोल लाइक रिसेप्टर। ये जो टोल लाइक रिसेप्टर है, इट इज़ अ लाइक रिसेप्टर, वो हुक लाइक स्ट्रक्चर रहता है। आई विल शो इट टू यू। सो इट इज़ अ लाइक हुक लाइक स्ट्रक्चर, सॉरी, सो इट इज़ अ हुक लाइक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट रहता है ऑन द surface of the macrophages or the dendritic cell, एंड ऑल्सो अलॉन्ग विद दैट उसका जो स्ट्रक्चर है वो दो 3 यूनिट से बनता है, दैट इज़ अ ल्यूसिन रिच रिपीट्स विच इज़ मोटिव, एंड ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन जो मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट रहेगा, जो हमारा मेम्ब्रेन की लाइनिंग है और मैक्रोफाज हो या डेंड्राइटिक सेल हो उनके, देन द साइटोप्लाज्मिक टोल और द इंटरल्यूकिन 1 रिसेप्टर, it is a third type of the region which is present on the which is present in the structure of toll like receptor. I will show you the structure. So यहाँ पे you can see there is a interleukin receptor, he is here, देन यू कैन सी वो मेम्ब्रेन पे जो है वो एक पार्ट प्रेजेंट है, देन हियर जो इंटरनल साइड पे जो है सेल के, इट इज़ प्रेजेंट द थर्ड पार्ट। सो एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन जो है विच कंटेन्स, जो आपको दिख रहा है, अब टोल लाइक रिसेप्टर डिफरेंट टाइप्स के अराउंड 13 जो है टोल लाइक रिसेप्टर्स है हमारे ह्यूमन बॉडी में, और उसमें लाइक डिफरेंट होने के वजह से उनका स्ट्रक्चर भी थोड़ा डिफरेंट होता है, बट इन जनरल वहाँ पे जो एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन है उसमें they have the leucine rich repeats, and here in the cytoplasmic region they have the interleukin 1 ILRS, ये जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट है वो होते हैं, एंड ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। नाउ ये जो है टोल लाइक रिसेप्टर, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वो एक्चुअल में पैथोजन को रिकॉग्नाइज करते हैं। जो मैक्रोफाजेस है ये कैसे इनगल्फमेंट करेंगे, तो ये जो टोल लाइक रिसेप्टर्स है जब जाके पैथोजन में से लिपोपॉलीसैकेराइड हो, पेप्टिडोग्लाइकेन हो, या सिंगल स्टैंडर्ड DNA हो, RNA हो वायरस में से, या फंगाई में अगर कुछ बीटा ग्लाइकेन जो है वो हो, तो ये उनको रिकॉग्नाइज करते हैं। ये पहले जाके उनको बाइंड करेंगे माइक्रोब को, उसके बाद वो हमारे मैक्रोफाजेस हो, डेंड्राइटिक सेल, वो इसका इनगल्फमेंट कर पाएंगे। अगर ये बाइंड नहीं हुए तो कुछ यूज़ नहीं है। सो डिफरेंट टाइप्स इज देयर। टोल लाइक रिसेप्टर 1 की अगर बात करें तो इट इज़ हैविंग द एबिलिटी टू बाइंड द पेप्टिडोग्लाइकेन पार्ट ऑफ द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया लाइक स्ट्रेप्टोकोकाई और द स्टैफिलोकोकाई। अगर टोल लाइक रिसेप्टर 2 की बात करें तो इट इज़ ऑल्सो हैविंग द एबिलिटी टू बाइंड द सेल वॉल, अगेन वही पेप्टिडोग्लाइकेन
को ही बाइंड करेगा। टोल लाइक रिसेप्टर 3 की बात करें तो वो डबल स्टैंडर्ड आरएनए को बाइंड करता है वायरसेस में। एंड टोल लाइक रिसेप्टर 4 की बात करें तो इट ऑल्सो बाइंड्स टू द लिपोपॉलीसैकेराइड, जो ग्राम नेगेटिव में आपको पता होगा वो होता है। टोल लाइक रिसेप्टर 5 विल बाइंड टू द फ्लैजेलिन मॉलिक्यूल जो लिस्ट्रेशिया में फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंट है। Then toll-like receptor 6 will bind to the peptidoglycan as well as lipoproteins. Toll-like receptor 7 and 8 will have the ability to bind the single-stranded RNA of the viruses. तो ऐसे ही 13 अराउंड toll-like receptor से एक दो के आप रिमेंबर करो कि ये जनरली पेप्टिडोग्लाइकन हो, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए आरएनए हो, देन बीटा ग्लाइकेंस हो, ये इनको बाइंड करने की एबिलिटी रखते हैं, स्पेशलाइज होते हैं, ये इसी को बाइंड करेगा, दूसरा इसी को बाइंड करेगा। तो इसकी वजह से मैक्रोफाजेस या फिर डेंड्राइटिक सेल या इन शॉर्ट फैगोसाइटिक सेल्स को एबिलिटी मिलती है कि वो फैगोसाइटोसिस कर सके अच्छे से। अभी इनका रोल क्या है इन द इन्फ्लामेशन? तो ये क्या करते हैं, ये जब बैक्टीरिया को या फिर वायरस को या फिर फंगाई को बाइंड करे तभी हमारे जो मैक्रोफाजेस है वो इंटरल्यूकिन्स हो या फिर कुछ भी साइटोकाइंस हो वो रिलीज़ कर पाते हैं। तो इसकी वजह से ही इन्फ्लामेशन होगा। जो साइटोकाइंस रिलीज़ होते हैं जिससे इन्फ्लामेशन होता है, एक्चुअल में जो चेंजेस होती है वो होती है बिकॉज ऑफ द टोल लाइक रिसेप्टर। उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि वो कहीं ना कहीं इन्फ्लामेशन में पार्ट लेते हैं बाय बाइंडिंग टू द पैथोजन एंड मेकिंग द सेल टू रिलीज द साइटोकाइंस लाइक इंटरल्यूकिन्स हो या ट्यूमर निक्रोसिस फैक्टर हो, ये रिलीज़ करने में ये हेल्प करते हैं। सो लाइकवाइज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द इन्फ्लामेशन। इसका जनरल प्रोसीजर आपको नहीं जानने की ज़रूरत, बिकॉज इनका फर्स्ट mechanism is to release the cytokines from the phagocytic cells like macrophages, dendritic cell, neutrophils. सो अगर और आपके जनरल नॉलेज के लिए आपको फंक्शन चाहिए तो ये ये और भी फंक्शंस करता है, अभी मैंने आपको जैसे बताया, दे आर द वन हु ट्रिगर द इन्फ्लामेशन बाय रिलीजिंग द साइटोकाइंस। अगेन इन द केस ऑफ बैक्टीरियल फैक्टर्स दिस पैथोजन मे बी फैगोसाइट्स और डाइजेस्टेड एंड इट्स एंटीजन प्रेजेंटेड टू द CD4 सेल। तो ये जो CD4 T सेल जो होते हैं, दैट इज द T हेल्पर सेल। तो इनको जो है फैगोसाइट्स जो भी हमारे मैक्रोफाजेस है, डेंड्राइटिक सेल है, जिन्होंने इनगल्फमेंट किया है, उनका प्रेजेंटेशन जो होता है वो इन्हीं के थ्रू होता है। इनके ही रिसेप्टर होते हैं जो टी सेल को जाके प्रेजेंट करते हैं। ये टोल लाइक रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं हमारे मैक्रोफाजेस पे या फिर जो भी फैगोसाइट सेल है उन पे, वो प्रेजेंट करेंगे टू द टी सेल और द टी हेल्पर सेल। देन अलॉन्ग विद दैट वो अपोप्टोसिस में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगेन दे हैव द antiviral factors in them like interferons, and along with that toll-like receptor have also been shown to be an important link between innate immunity and adaptive immunity through their presence in the dendritic cell। dendritic cell में होने के वजह से they have the important role कि वो link हो कि एडेप्टिव और द इनेट इम्यूनिटी कैसे, बिकॉज डेंड्राइटिक सेल जो है वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, वी ऑल नो, एंड दैट इज़ वाई वो एक वो जाके टी सेल को भी सिग्नलिंग करते हैं। इसकी वजह से दे आर लिंक। अब वो इनेट इम्यूनिटी भी करते हैं बिकॉज वो फैगोसाइटोसिस भी करते हैं, एंड अलॉन्ग विद दैट वो एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स भी जनरेट कर सकते हैं टी एंड बी सेल को एक्टिवेट करके, एंटीबॉडीज प्रोडक्शन करके। तो यही है हमारे टोल लाइक रिसेप्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इन्फ्लामेशन में इंपॉर्टेंट है बिकॉज वो साइटोकाइंस रिलीज करते हैं। सो दिस इज़ अबाउट द इन्फ्लामेशन। वैस्कुलर चेंजेस होते हैं इसमें, सेलुलर चेंजेस होते हैं, एंड मेडिएटर्स आपको बताया मैंने, ब्रैडिकाइनिन हो या हिस्टामाइंस हो या कोई साइटोकाइंस हो, दे आर ऑल द मेडिएटर्स। और सेल्स कौन से पार्टिसिपेट करते हैं इसमें? मास्ट सेल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्रोफाजेस हो, डेंड्राइटिक सेल हो, न्यूट्रोफिल्स हो, मोनोसाइट्स हो, ये सब इन्फ्लामेशन में पार्ट प्ले करते हैं। सो दिस इज अबाउट द इन्फ्लामेशन, एंड विद दिस पॉइंट वी आर एंडिंग द चैप्टर innate immunity, and from the next lecture we are going to start the new chapter which is the immunoglobulins. So I hope you have understood, and please do comment in the comment section. Attendance is very compulsory. Thank you.